पाकिस्तान जहां संगीन मुआशी चैलेंजेस से दो चार है, वहीं हालिया हमने बड़े पैमाने पर मिनरल्स एंड माइंस की समिट देखी है, जहां ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की बात हुई है। गुज़िश्ता 6 से 7 सालों में पाकिस्तान में आईटी शोबे में जो मनाजिल यंगस्टर्स ने तय की हैं और जिस किस्म के इंक्यूबेशन सेंटर पाकिस्तान में बनाए गए हैं, आज उन्हीं में से एक पाकिस्तान के सबसे बड़े NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो नए ग्रेड्स हैं जिन्होंने 1 साल का पूरा एक सिस्टमेटिक कोर्स मुकम्मल किया, उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है। क्या ये लोग कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं? जहाँ दूसरे एवेन्यूज़ को तो हम तलाश कर रहे हैं, वहाँ आईटी की फील्ड में किस हद तक डेप्थ है और यहाँ से कितना फॉरेन एक्सचेंज या डॉलर्स कमाए जा सकते हैं इस मुल्क की मईशत के पहिए को चलाने के लिए, आज के हम आवाज़ में NIC कराची से रिपोर्ट करेंगे और मिलवाएंगे उन तमाम जहनों को जो आईटी की इस अहम डोमेन में अपना सिक्का जमा चुके हैं और इंटरनेशनली कम्पीट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आगाज़ में हम उन होनहार लोगों से मिलाते हैं जो इस कोहोर्ट 11 में 8 और 9 बैच का हिस्सा हैं, पास आउट हो रहे हैं। 1 साल का पूरा उन्होंने कोर्स किया है और क्या प्रोडक्ट उन्होंने जो है वो तैयार किया है और उसके थ्रू इस वक्त भी काम शुरू कर चुके हुए हैं। तो उनसे आपकी बात करवाते हैं और उनके प्रोडक्ट की भी मालूमात आपके सामने रखेंगे और मज़ीद इस जगह पर जो कुछ हो रहा है और आगे होगा वो हम आपके सामने रखेंगे। कैसे हैं आप तमाम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ 45 क्या है ये पहले मुझे बताइए, क्योंकि ये तो जो है वो कंटेंट के हवाले से मेरी इनसे बात हुई है। व्हाट यू गाइस आर डूइंग? बेसिकली 45 एक रियल एस्टेट बिल्डर के लिए सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है जो ऑटोमेट करता है उनके सारे ऑपरेशंस को। ठीक है। तो रियल एस्टेट जो सेट होता है ना, उसकी जेब में कितना पैसा है, उसका कितना बिजनेस कंट्रोल है, वो उसके पास नहीं होता। सो हमने अल्टीमेटली किया क्या, एक मोबाइल एप्लीकेशन दे दी है जिससे वो अपना इंटायर बिजनेस मोबाइल से कंट्रोल करता है। ठीक है। इसी के साथ साथ हमने बैरून मुल्क पाकिस्तानीज़ के लिए एक उसी इन्वेस्टमेंट ट्रैकर दे दिया है जिसके थ्रू अब वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स बाहर से कर सकते हैं और अल्टीमेटली पाकिस्तान में डॉलर का इन्फ्लो बढ़ा सकते हैं। ओके, ये तो बड़ी अच्छी सी बात है, लेकिन क्या हमारे जो लोकल लोग हैं वो इन चीज़ों के अडेप्टिव हैं? क्योंकि बाहर तो ये चीज़ें हैं, लोकल लोगों को ये फैसिलिटेशन दी गई है, वो ये काम यहाँ कर रहे हैं, तो लोकल लोगों में वो अडेप्टेबिलिटी आई है या अभी आप बाहर के लोगों को डील कर रहे हैं? अभी हम सारा का सारा जो हमारा क्लाइंटेल है वो पाकिस्तान का है। हम लोग 8 बैच में से हैं और हमारा 1 साल का पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ख्वाबों को ताबीर देनी है ना, तो आप NIC ज़रूर आएँ। मतलब ये फैसिलिटेशन हर एक इंडिविजुअल के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यस। और एक बैनुल-अक़वामी सतह का एक सिस्टम आप लोगों को दिया है। दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। ऐसा ही है। बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, ख़वातीन को स्पेशली के डरना नहीं चाहिए एंड स्पेशली जब आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है तो उसको बिल्कुल यूटिलाइज़ करना चाहिए एंड अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहिए। चलो, तो फॉर ऑल द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो कि इंटर्नशिप ढूंढ रहे होते हैं, जो कि नई जॉब ढूंढ रहे होते हैं, उनको चाहिए कि वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में आके इंटर्नशिप में जॉब करें। एक्चुअली हम पाकिस्तान की वन ऑफ द कंपनीज जो कि रोबोटिक्स पे काम करती है एंड वी डेवलप रोबोट्स फॉर मल्टीपल सेक्टर्स। कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए भी हमने एक ऑटोनोमस विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा। इसके अलावा ये एक हमारा प्रोडक्ट था जब कोविड टाइम्स था, तो जब डॉक्टर पेशेंट से कनेक्ट नहीं हो पाता था तो हम जो वाइटल्स हैं उसके रिमोटली ट्रांसमिट करते थे डॉक्टर्स को। सो दिस इज़ वन ऑफ आवर प्रोडक्ट। और उसके बाद अब जो रिसेंटली अब काम कर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में हम बढ़ना चाहते हैं वो है ये वाला रोबोट। और ये जो बच्चे जिनको ऑटिज़म है या ASD का शिकार हैं और कोविड टाइम्स के बाद तो ऐसे केसेस बहुत रेज हुए हैं क्योंकि आप सोशली डिस्कनेक्टेड हो गए बहुत सारे लोगों से, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपी के लिए हमने एक रोबोट बनाया। तो अभी ये करंटली 2 हॉस्पिटल्स में इट्स इंस्टॉल्ड, इट्स वर्किंग और काफ़ी यूज़ केसेस हैं हमारे पास। और अभी हमने एक रिसेंटली MOU भी साइन किया है विद द CARDS, NED एंड सिंध गवर्नमेंट। तो उसके अंदर हम मजीद टेक्नोलॉजी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी को रिहैब सेंटर्स में इंट्रोड्यूस मतलब सर हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अब मशीनों ने तो आके ले ही लिया ना, तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि मशीन्स रिप्लेस कर रही हैं ह्यूमन रिसोर्स को। हम एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। हमारे जैसे जैसी जनरेशन अपग्रेड हो रही है, अब बच्चे वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, रादर ह्यूमन फ्रेंडली, तो हम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन कर रहे हैं जो कि ह्यूमंस को भी असिस्ट करें, पेरेंट्स को असिस्ट करें, स्पेसिफिकली जिनके बच्चे जो हैं वो ऑटिस्टिक है। हमारे यहाँ
ये बहुत बड़ा रेशो हो गया है जो बच्चे ऑटिज़म के शिकार हो गए हैं। तो उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बिहेवियरल थेरेपी, उसके लिए आप रोबोट को जब हम इंट्रोड्यूस करवा दें तो बहुत अच्छे से रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी सारे बच्चों में बेहतर बिहेवियर्स को अडॉप्ट करने में, रिस्पॉन्ड करने में और सोशली इंटरेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। चलें, दैट्स ग्रेट। और आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट क्या है, ज़रा आप बताइए हमें। Right. So I'm the founder of Bring It. Bring It is a platform that connects buyers with travelers. So let's say आप कराची में हैं और मैं दुबई से ट्रैवल कर रहा हूँ और आपको कराची से ब्रांड्सफोर्ड से नाइकी के शूज़ चाहिए। ओके। तो आप अपनी रिक्वेस्ट डालेंगे Bring It की एप्लीकेशन में कि मुझे पेयर ऑफ शूज़ चाहिए। वो शूज़ लेट्स से 100 दिरहम्स के हैं और जो भी मेरे लिए लाएगा आई कैन पे देम 10 दिरहम्स एडिशनल। और मैं अपनी रिक्वेस्ट डालूँगा, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दुबई से कराची एंड आई हैव 10 kg of space available, और if anybody wants to order something I can bring that. अच्छा, ऐसा ना उस 10 kg में आपको एयरपोर्ट पे रोक लें हमारे वाले के, यार इतने सारे पेयर क्यों लेकर आ रहे हो, ये भी तो बड़े इश्यूज है ना। नहीं, it's for personal items, not commercial items. So obviously कोई अगर एक पेयर ऑफ शूज मंगा रहा है, एक जैकेट मंगा रहा है, that would नहीं, लाने वाला तो 10 लेकर आ रहा है ना। जी वो लेकर आ रहा है, बट देन दिस लाइज, उसका ऑनेस्ट जो है वो ट्रैवलर के ऊपर है कि ही नीड्स टू इंश्योर दैट्स नॉट कमर्शियल, दैट्स ऑल लीगल प्रोडक्ट्स दैट ही इज ब्रिंगिंग इन। वाई कोई इंडिविजुअल आपकी ऐप के थ्रू जो है वो ऑर्डर करे और इस तरह से लोगों से कनेक्ट करता फिरे? इधर एग्जॉर्बिटेंट प्राइसिंग होती है यूजली इन ब्रांड्स की, वेयर एज आप अगर यूके में, यूएस में बात करें तो ये जो ब्रांडेड आइटम्स होते हैं, लास्ट ईयर के आर्टिकल्स होते हैं, देर गिव इट ऑफ फॉर लाइक 80% ऑफ, 60% ऑफ, वेयर एज ओवर हियर द प्राइसिंग इज वेरी एग्जॉर्बिटेंट। आपके इस पूरे सिस्टम में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म तो है ना, क्योंकि अगर 80% वहाँ ऑफ मिल रहा है, ऐसा ना हो 80% हम यहाँ दे दें। It's not just for those products, it could be, you know, it goes both ways. It is like all over. यहाँ के हैंडीक्राफ्ट वहाँ जा सकते हैं, वहाँ की प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। ट्रैवलर को भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा कि लेट्स से आई एम अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, मैं फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ, सो इफ़ आई हैव लाइक 10 kgs 20 kg ऑफ स्पेस अवेलेबल एंड इफ़ आई कैन टेक समथिंग फॉर देम कि भाई यहाँ से कोई चीज़ मैं ख़रीद के वहाँ ले जाऊँ एंड आई कैन गेट समथिंग ऑफ दैट कि मैंने यार चलो टिकट का 20% 30% मैंने रिकवर कर लिया ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, वेयर एज सर्विंग द अदर यूज़र एज वेल। थैंक यू वेरी मच। इस तरह की भी सर्विसेज हैं, एक क्लिक के ऊपर है, एक ऐप के थ्रू हैं, और हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इन चीज़ों में अब अपना काम जो है वो बड़े अच्छे से जारी रखे हुए हैं, और ये पूरी की पूरी सपोर्ट का एक सिस्टम है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मुझे ज़रा पहले तो बताइए, अपना नाम बताइए और अपना काम भी। जी, मैं डॉक्टर जवाद शमसी हूँ। आई पढ़ाई हमारा प्रोडक्ट है। ओके, आई पढ़ाई। आई पढ़ाई। अच्छा, डॉक्टर कौन से वाले? पीएचडी डॉक्टर या पीएचडी? तो डॉक्टर साहब, ये आई पढ़ाई आपने क्या सोच के शुरू किया है? आई पढ़ाई के पीछे जो है वो मेरी एक, क्योंकि मैं जो हूँ वो बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर एट यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी में हूँ मैं। ठीक है। वहाँ पे हूँ, प्रोफेसर और डीन भी हूँ। तो मैं देखता था कि स्कूल एजुकेशन में हमारे पास एक बहुत बड़ा गैप है। स्कूल्स जो हैं वो ट्यूशन्स पे रिलाई करते हैं, माँ बाप के ऊपर एक बर्डन होता है, तो वी हैव टू डू समथिंग। तो हम जो है वो पर्सनलाइज AI बेस्ड और आई मीन एजुकेशन का एक सिस्टम है आई पढ़ाई, जिसमें यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जो है वो बच्चे की लर्निंग को जज करते हैं और उस लर्निंग के हिसाब से उसको कंटेंट जो है वो रिकमेंड करते हैं। सो जिस तरह ट्यूशन्स में होता है कि जी बच्चे का हाथ पकड़ के उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं, इसी तरह हम थ्रू ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। ओके, तो ये सिलसिला यहाँ पर शुरू तो आपने कर दिया है। NIC में आपने, अब बीइंग अ PhD डॉक्टर भी आपने यहाँ पर जो है वो पूरा 1 साल लगाया है, दोबारा से आपने ग्रेजुएशन की है, तो आपको तो पहले से सल्यूट है। अब मुझे बताइए ना कि एजुकेशन सिस्टम में बड़े गैप्स हैं हमारे यहाँ। अब ये सिस्टम तो एक आ गया हुआ है, क्या लोकल जो लोग हैं, इंटरनेशनली तो ये चीज़ें हो रही हैं और बहुत पहले से हो रही हैं, हम थोड़े से लेट हैं, तो कितना वक्त लगेगा लोगों को इसको समझने में और इस्तेमाल करने में, या शुरू हो गया मामला? इसमें हमने स्टार्ट किया है, लेकिन काफ़ी एफर्ट्स की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तो अवेयरनेस ही नहीं है, हमारे एक माइंडसेट बना हुआ है कि जी जो है वो हैवी कन्वेंशनल जो सिस्टम है उसमें, तो जब आप एक सिस्टम में आप चेंजेस ला रहे होते हैं तो आपको ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, बट इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि जो टेक्नोलॉजी, जो R&D हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट कि जो आप काम करने लगे हैं, बहुत अहम काम है और बड़ा काम है, आई पढ़ाई। अब आप इन नामों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस तरीके से हमारे यंगस्टर्स, यानी हमारे जो PhD डॉक्टर हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं और अपना काम मार्केट कर रहे हैं, क्योंकि एक पूरा ग्रेजुएशन का सिस्टम उन्होंने यहाँ पर NIC में, जो हुकूमत वक्त या इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री है उसकी सपोर्ट के बाद रेडी किया है।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें CEO इग्नाइट आसिम शहरियार हुसैन साहब ने ज्वाइन किया है। हम उनसे बात करते हैं उनके क्या तासुरात हैं इस अहम डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि ये नई नहीं है, हो रही है पिछले कुछ सालों से, और कम कम तादाद में ऐसे लोगों को हम मार्केट के अंदर ये लेकर आ रहे हैं अपने इस इकोसिस्टम के तहत। आसिम साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। जहाँ मुआशी चैलेंजेस हमारे पास हैं, एंटरप्रेन्योर हमारा बड़े परेशान है जो इस वक्त की मुआशी मामलात हैं, आप कैसा देखते हैं और क्या करने की मज़ीद ज़रूरत है? देखें, दुनिया की हर बड़ी कंपनी, चाहे वो एप्पल हो, गूगल हो, फेसबुक हो, वो शुरू में स्टार्टअप थी और वो फिर ग्रेजुअली ग्रो करते 20 सालों में अब वो $1 ट्रिलियन कंपनीज बन गई हैं। तो इसी तरह इग्नाइट ने भी पाकिस्तान में इस वक्त हमारा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंक्यूबेशन नेटवर्क इन पाकिस्तान है, जिसमें अभी तक हम 1400 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट कर चुके हैं पिछले 5 सालों में। इस वक्त हमारे 8 इंक्यूबेटर्स हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद और रावलपिंडी। और आगे जाके हम गेमिंग एंड एनिमेशन और हेल्थ टेक में भी वर्टिकल इंक्यूबेटर्स, ऑलरेडी हमारे 2 वर्टिकल इंक्यूबेटर्स, एक एग्री टेक में फैसलाबाद में और एक एरोस्पेस में रावलपिंडी में हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं। ग्रेट। तो और इन स्टार्टअप्स ने अभी तक कोई 126,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की हैं। ग्रेट। तकरीबन 14 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया पिछले 5 सालों में और फंडिंग रेज की है तकरीबन 22 बिलियन रुपीस की। आज NIC कराची से फार्मदार स्टार्टअप ग्रेजुएट कर रही है, उन्होंने $3 मिलियन रेज किए हैं। वो एग्री टेक स्टार्टअप है फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मर्स। फिर एक ग्रेडिसन, एक प्रॉपर्टी टेक की स्टार्टअप है, उन्होंने भी कोई $500,000 रेज किए हैं। वो पूरा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का सोल्यूशन है जो वो पहले UK में सेल कर रहे थे। नाउ दे आर टारगेटिंग द मिडिल ईस्टर्न मार्केट। वो सऊदीया और UAE में भी उसको अब सेल करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो एक कदम कुछ सालों कबल उठाया है, उसको मजीद किस हद तक जो है वो एक्सटेंड करने की ज़रूरत है या एक्सपेंड करने की ज़रूरत है? जी देखें, हम इन एडिशन टू एक्सपेंडिंग आवर इंक्यूबेशन नेटवर्क, अब आगे हम सियालकोट में भी और पाकिस्तान के मुल्तान वगैरह जिन शहरों में एंटरप्रेन्योरल पोटेंशियल है, वहाँ इंक्यूबेटर्स हॉरिजॉन्टली भी एक्सपेंड करेंगे और वर्टिकली, जिस तरह मैंने आपसे कहा, गेमिंग, एनिमेशन, हेल्थ टेक, एग्री टेक, एरोस्पेस, तो हम वर्टिकल इंक्यूबेटर्स भी बना रहे हैं। ओके। और इसके अलावा हम एक्सेलरेटर्स भी प्लान कर रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में जो स्टार्टअप्स की फंडिंग है वो कोई 80% रिड्यूस हो चुकी है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिसेशन। फिर सिलिकॉन वैली बैंक का क्रैश हुआ, इंडिया में भी 80% स्टार्टअप फंडिंग रिड्यूस हो चुकी है सब। तो हम एक्सेलरेटर्स में जो पाकिस्तान की अच्छी स्टार्टअप्स हैं उनकी सीड फंडिंग करेंगे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स की। क्योंकि VC ज़्यादातर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में नहीं आते, वो लेट स्टेज स्टार्टअप्स में आते हैं कि स्टार्टअप का आइडिया है, फिर प्रोडक्ट है, फिर रेवेन्यू है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी है। तो वो ऐसी स्टार्टअप्स में अपनी इन्वेस्टमेंट डालते हैं जहाँ उनका रिस्क कम से कम हो, कि जो रेवेन्यू हो, प्रॉफिटेबिलिटी के करीब हो, ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिल सके अपनी इन्वेस्टमेंट पे। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया टीम हम आवाज़ को आपने वक्त दिया। आसिम शहरियार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी वैल्यूबल उन्होंने बातें की हैं कि किस तरीके के प्लान्स हैं इस मामले को मज़ीद एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, अभी वर्ल्ड रिसेशन है, इम्पैक्ट्स यहाँ पर भी आ रहे हैं और यहाँ पर ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ें ज़्यादा मामला पर हावी दिखाई दे रही हैं, बट इस एवेन्यू को अब हम खाली नहीं जाने दे सकते। खुर्रम शहजाद साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब टेक इंडस्ट्री में भी अच्छा कंट्रीब्यूट करें। खुर्रम भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कितनी डेप्थ है और क्या हमारे ये एंटरप्रेन्योर्स कर सकते हैं? जो इकोसिस्टम अब डेवलप हो गया है पूरी दुनिया में, एक्चुअली ड्राइव यही कर रहा है इकोनॉमीज़ को। मैं एग्जांपल देता हूँ, फैंग्स कंपनी है, FAANG, जिसमें आप फेसबुक है, अमेज़ॉन है, एप्पल है, गूगल है, ये सारे, नेटफ्लिक्स है। ये कंपनियाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज बन चुकी हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इनको मिला लूँ, ये 5-6 कंपनियाँ जो बड़ी हैं, तो टोटल जो वैल्यूएशन बनती है वो तकरीबन 12-15 ट्रिलियन डॉलर्स की बनती है। ठीक है, और आपको पता है दुनिया में जितने अगर 200 कंट्रीज़ हैं तो 180 कंट्रीज़ के करीब जो है ना, उनकी टोटल साइज़ वैल्यू नहीं बनती, उनकी मईशत का साइज़ बनता है जितनी इन सिर्फ 8-10 कंपनियों की बनती है। कहने का मतलब ये है कि ये इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज क्रिएट करना, एक कंपनी क्रिएट करना जिसमें जो इकोनॉमी को ड्राइव करे इनोवेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, आइडियाज़ के थ्रू। और अब यही है न्यू इकोनॉमी जिसे कहते हैं ना, नॉलेज इकोनॉमी, यही है जहाँ आप खड़े ना इस वक्त। ये इस तरह के हमें बेतहाशा इंक्यूबेशन सेंटर्स चाहिए, बेतहाशा इंक्यूबेटर्स चाहिए। वो कौन होते हैं? जो कि यंग लोगों को, जो होता है रॉ मटेरियल आपका होता है,
ह्यूमन रिसोर्स जो होती है, रॉ मटेरियल आपका, जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है आपके पास, 50% से ज़्यादा यंग है आपके पास, उनको आप इस तरफ लेकर आएँ और उनकी जो कहते हैं ना टैलेंट जो होता है उसको रिफ़ाइन करें। तो ये जो है ना, ये आपकी इकॉनमी को ड्राइव करेंगे अगले 30 सालों में, 50 सालों में, 70 सालों में, 100 सालों में। तो देखिए, इसी पे ही इन्वेस्ट करना है आपने, ह्यूमन रिसोर्स पे आपने इन्वेस्ट करना है, खासकर यंग जनरेशन पे। उसको स्किल देना है, टेक्नोलॉजी की सपोर्ट देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, इकोसिस्टम देना है, तो आप देखेंगे कि दे विल डू वंडर्स। हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर है वो बड़ा डर जाता है। तो व्हाट फॉर दीज स्टार्टअप्स, क्योंकि अब ये तो ग्रेड हो गए, उनसे पहले भी लोग आए और मज़ीद आने हैं, क्योंकि जिस तरीके के पूरे मुल्क में NIC का एक सिस्टम जो है इकोसिस्टम क्रिएट किया गया और जो एक्सपेंड इंशाल्लाह होना है, तो हाउ डू यू सी कि ये वक्ती मामला है? एब्सोल्युटली। एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं आपको पता है? एंटरप्रेन्योर उसी को कहते हैं जो कि पुरानी कन्वेंशनल मीन्स को तोड़ता है, कन्वेंशनल थिंकिंग को तोड़ता है और नई चीज़ पे जाता है वो। हमारे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन उसके मैक्रो इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। हमारी जो फिस्कल मैनेजमेंट है, टैक्सेस कैसे लेते हैं हम, कहाँ लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते, उस खर्चे कैसे करते हैं, फिर इंटरेस्ट रेट्स इतने ऊपर चले जाते हैं, फिर मैक्रो में आपको पता है हमारी करेंसी की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, डॉलर की शॉर्टेज है, यही आपकी इकॉनमी पूरा करेगी। गवर्नमेंट्स इकोसिस्टम दें, बेहतरीन पॉलिसी दें, लॉन्ग टर्म विजन के साथ पॉलिसी दें, कहें कि जी आप आते हैं इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर के लिए भी टैक्स हॉलीडेज़ हों या सपोर्ट हो, उनको इन एंड आउट जो उनका एग्जिट होता है और आना होता है वो आसान बनाएं, और एक आम बच्चे के लिए हमारे जो फार फ्लंग एरिया में बैठा है ना, उसके पास भी उतना ही टैलेंट है, उसको इंटरनेट सस्ता करके दें, उसको ये गैजेट सस्ते दें, लैपटॉप्स हो गए और ये फ़ोन्स हो गए, मैं ये नहीं कह रहा गिफ्ट करें, पॉलिसी ऐसी दें जिसमें उसको ये चीज़ें सस्ती मिलें। प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन देखिए अपॉर्चुनिटी उससे बहुत बड़ी है। अपॉर्चुनिटी किस तरह से बड़ी है? देखें, उस दिन मिनरल की कॉन्फ्रेंस हुई, अब मिनरल्स का पोटेंशियल $6 ट्रिलियन का है, ठीक हो गया। अब बात ये कि हम इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को, मैंने कहा ना, इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे बस गवर्नमेंट, और कुछ ना करे, पॉलिसी बेहतर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, डिजिटल एंड फिजिकल दोनों, और सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर और करें, ये सब चीज़ें बेहतर हों, पॉलिसी कंसिस्टेंसी हो, टैक्सेस कम हो, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी? इन्वेस्टर आएगा तो वो खुद देखेगा कि टैलेंट किस में, उसको वो पैसा वहाँ लगाएगा। खुरम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। 5 से 10 साल लगेंगे, लेकिन वो एक लंबी रेस का घोड़ा आप तैयार कर सकेंगे। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी से अब हमें निकलना होगा, और लॉन्ग टर्म व्यू जिस तरीके से यहाँ पे स्टार्टअप्स के से डिस्कस करके हमें अंदाज़ा हुआ है कि किस तरीके से यहाँ बैठे बैठे वो पूरी दुनिया को कनेक्ट हो रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स उनको बेच रहे हैं, और एक्विजिशंस भी यहाँ पर हो रही हैं, तो ये बड़ी काबिल सताइश बात है। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो मेंबर हैं IT मिनिस्ट्री कह लें, या मिनिस्ट्री ऑफ IT के तहत जो है वो बड़े इक़दामात करें इस तरह के मामलात को फैसिलिटेट करने में। इनसे मज़ीद बात करते हैं और इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी विच इज़ अ बेसिक इंग्रेडिएंट, क्योंकि जिस तरीके से अब इस दौर में हमने चीज़ें होती हुई देखी बड़ी मायने खेज़ हैं, और यंगस्टर्स के जो टैलेंट है उसको चैनलाइज किया जा रहा है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप इस सिस्टम के अंदर हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, और काफ़ी एफर्ट्स आपने पुट ऑन किए इस लेवल तक लाने में, तो क्या कहेंगे? देखें, एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रियलाइजेशन गवर्नमेंट में भी हर लेवल पे है कि जो हमारी यूथ है, पाकिस्तान का फ्यूचर यही है, और टेक्नोलॉजी के अंदर जो टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन है और जो मुल्क में ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए हमारे यूथ जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। और ये जो हमने जिस तरह फैसिलिटी क्रिएट की हुई है, जहाँ पे यंग लोगों के आइडियाज़ को हम एनालाइज भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनको मेंटोर भी करते हैं, और फिर उनको कमर्शलाइज होने में हेल्प करते हैं। सो हमारे इस ओवरऑल इकोसिस्टम को बिल्ड करने में और पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करने में इन स्टार्टअप्स का फंडामेंटल रोल है। ये रियलाइजेशन हर लेवल पे है। इसीलिए अगर आप देखें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ IT के पास्ट में भी जो इनिशिएटिव्स हैं जो यूथ से रिलेटेड हैं, उनकी कंटिन्यूटी रही है। जिस तरीके से यूथ के इस टैलेंट को चैनलाइज किया जा रहा है और इनको अच्छा फैसिलिटेट किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये नंबर अब बढ़ ही रहा है, चाहे वो सिंध की हद तक हो, पंजाब की हद तक हो, इवन बलूचिस्तान एंड पेशावर, बड़ा तगड़ा नंबर आ रहा है। क्वारीज भी आ रही हैं, हमने प्रेजेंटेशन में देखा कि तकरीबन 4100 से ज़्यादा रिक्विजिशंस हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग रह जाएंगे या कुछ आ जाएंगे? देखें, हमारी सबसे पहली जो कोशिश है ना कि एक ऐसा इकोसिस्टम बने जो मुल्क के अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड करे, और हमारी जितनी यूथ इंगेज हो सकती है उनको इंगेज किया जाए। सो
असल चीज़ है कि जो हमारा इनोवेशन का और स्टार्टअप का इकोसिस्टम है वो स्टैब्लिश किया जाए। अभी भी हमारे यहाँ कुछ वीकनेसेस हैं इकोसिस्टम की, एंजल इन्वेस्टर्स नहीं हैं। अभी भी ये जो मेंटोरिंग और ये सारा प्रोसेस होता है, इसके बाद भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। उन स्टेजेस को भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो हम ये अपना इकोसिस्टम को जितना फैलाते जाएंगे और इसको जितना स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, इसकी एपेटाइट टू टेक इनपुट हमारी यूथ को और उनको पॉलिश करके निकालने की जो इनकी कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो जिसमें जितना पोटेंशियल होता है, अच्छे इकोसिस्टम का बेनिफिट ये होता है कि वो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो उतना आगे जाता है। तो और फिर ये होता है कि डिफरेंट हायरार्कीज़ होती हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, छोटे प्लेयर्स भी होते हैं, बड़े प्लेयर्स भी। आपके सारे के सारे यूनिकॉर्न्स नहीं बनते। सो देयर आर वेरी फ्यू यूनिकॉर्न्स जो आपके एक इकोसिस्टम के अंदर होते हैं। दे आर मिड लेवल के प्लेयर्स होते हैं, छोटे लेवल के प्लेयर्स होते हैं। और अभी एक बहुत बड़ी मार्केट जो हमारे स्टार्टअप्स के लिए खुली नहीं है, वो हमारा जो रूरल एरिया है। हमारी अभी भी मेजॉरिटी की पॉपुलेशन वहाँ रह रही है। आपको पता है वहाँ हेल्थ सर्विसेज नहीं है। सो अगर स्टार्टअप्स फोकस करेंगे हेल्थ टेक के ऊपर, तो यानी कि 140-150 मिलियन की पॉपुलेशन रूरल एरिया के अंदर मौजूद है जो कि एंड यूज़र है। सिमिलरली एड टेक है। आपको पता है रूरल एरिया के अंदर एजुकेशन की स्टिल हमारे लिए चैलेंज है। सो जो स्टार्टअप्स एड टेक के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट है हमारा रूरल एरिया। सो इनको बिजनेस मिलेगा और जो रूरल एरिया के अंदर सिटीजन्स हैं जिनको सर्विस देना एक्चुअली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम यानी कि जो हिस्टोरिकली गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव था कि डायरेक्ट उसने सर्विस देनी है, गवर्नमेंट्स की जिस तरह ये वक्त गुजारा है, गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी सबको पता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं दे सकती। सो गवर्नमेंट की जो अब स्ट्रेटजी है और उसमें जो हम मिनिस्ट्री ऑफ आईटी यही फैसिलिटेट कर रहा है कि इट्स द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जिससे प्राइवेट सेक्टर ये सर्विस दे, प्राइवेट सेक्टर को हम फैसिलिटेट करें। ठीक हो गया। जुनैद साहब बहुत शुक्रिया, टीम हमास का अपने वक्त दिया। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव थे। पॉलिसी सेम रहेगी और अब हुकूमत मॉनिटर करेगी, फैसिलिटेट करेगी प्राइवेट सेक्टर को कि वो रूरल एरियाज़ में जाके लोगों को फैसिलिटेट करे, और वो आईटी के शोबे के साथ ही या इन एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स के थ्रू ही हो सकता है बड़े स्केल के ऊपर, जिसको लोकली प्लान कर लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव अली रज़ा साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। इनसे हम बात करते हैं और इस तरह के इवेंट के बारे में उनकी क्या राय है, और जिस तरीके से स्टार्टअप में फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स बड़े अहम होते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन पर इनकी क्या राय है। अली रज़ा साहब बहुत शुक्रिया, टीम हमास को अपने वक्त दिया है। इकनॉमिकली तो चैलेंजेस तगड़े हैं, और जब इस तरह के मामला आते हैं तो जो पैसा लगाने वाला होता है, जो फाइनेंसर होता है, वो भी थोड़ा सा विद होल्ड पे चला जाता है। स्टार्टअप्स तो बड़े एनर्जेटिक हैं और बड़े इनके तगड़े आइडियाज़ हैं। हाउ डू यू सी दिस थिंग, और किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है? स्टार्टअप्स के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये कि उनकी अपनी जो होमवर्क है विद रिस्पेक्ट टू उनकी जो भी MVP है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, इफ़ दैट्स रेडी, तो इन्वेस्टर ऑब्वियसली इज़ देयर इन द मार्केट जो कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो मार्केट में जाते हैं तो देन वो अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर्स। इट्स नॉट, इंक्यूबेशन इज़ नॉट द ओनली थिंग, इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी। ठीक है, यहाँ से आप ग्रेजुएट हैं, यू आर गोइंग इनटू द रियल वर्ल्ड, और वहाँ पे आपको अपनी तरफ से जो आपने एफर्ट की है और जो यहाँ से सीखा है उसको वहाँ इम्प्लीमेंट करना है। तो जहाँ पे गवर्नमेंट का ताल्लुक है, सिंस वी रिप्रेजेंट गवर्नमेंट, तो हमारा काम है उनको फैसिलिटेट करना और इन्वेस्टर्स को ये यकीन दिलाना कि पाकिस्तान में जब वो स्टार्टअप्स के साथ काम करना चाहते हैं तो यहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। मैं अगर सिर्फ ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड बात करूँ तो हमारे अपने भी 32 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, जिसके अंदर जो है वो हम जितने भी IT इंडस्ट्री के जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जो काम करती हैं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडिंग स्पेस, जिसमें हम उनको रेंटल सब्सिडी भी देते हैं और सब्सिडी भी देते हैं ऑन द इंटरनेट एज वेल, ताकि उनको एक जगह मिल जाए जिसकी बेस पे वो वहाँ बैठें और अपना जो है वो काम कर सकें एंड दे कैन कनेक्ट विद द इन्वेस्टर्स एज वेल। सिमिलरली हम अपनी नंबर ऑफ STPs को अब इंक्रीज़ भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग कि हम बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर इस टैली को मोर देन 80 to 100 तक हम ले जाएँ। दैट इज़ द विजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम। इस वक्त वी हैव अराउंड 600,000 IT प्रोफेशनल एक्टिव इन पाकिस्तान, और हर साल 25,000 IT ग्रेजुएट्स होते हैं पाकिस्तान में। तो हमें इस नंबर को इंक्रीज़ करना है ताकि हम
हमारे पास जो इंटरनेशनल डिमांड जो हम जनरेट करते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान सॉफ्ट एक्सपोर्ट बोर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल इवेंट्स एंड डेलीगेशंस, जो हमें ऑर्डर्स मिलते हैं उसकी बेस पे हमारे पास इतना ह्यूमन रिसोर्स भी होना चाहिए जो उनको टेक केयर कर सके। तो हमारा प्लान ये है कि नेक्स्ट 5 ईयर में एटलीस्ट हम अपनी IT एक्सपोर्ट को $15 to $20 बिलियन तक हम लेके जाएँ, और वो जो कि हम बहुत ईजीली ले जा सकते हैं अगर हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काम करेंगे और अगर हम अपने यूथ के ऊपर काम करेंगे, उनको बेसिक जो हमारे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के स्किल सेट है उसमें ट्रेन करेंगे, तो इंशाल्लाह वी विल ईजीली अचीव इट। अली रज़ा साहब बहुत शुक्रिया टीम हमवास को अपने वक्त दिया। अली रज़ा साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड हमारे साथ मौजूद थे, पॉजिटिव हैं और इस तरह की डेवलपमेंट को लेके हम नेक्स्ट ईयर्स में $15 to $20 बिलियन का एक्सपोर्ट IT का कर सकेंगे और ईजिली अचीवेबल उन्हें नज़र आ रहा है। इस हिस्से में जो शख्सियत मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जिनसे हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बड़ी इन्फॉर्मेटिव और डिफरेंट बातें हो रही हैं और कंस्ट्रक्टिव हैं और अच्छा लग रहा है कि अब एक लाइन और लेंथ हमें इस शूबे में कंसिस्टेंट नज़र आ रही है। आतिफ रईस खान साहब CEO हैं LMKT एंड LMKR। LMKR एंड LMKT, पहले तो ये बताइए ये क्या है और फिर कैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स। LMKT क्रिएट हुई थी कोई 2006-07 में, जब हमारे पास एक प्राइवेट इक्विटी फर्म आई थी और उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट ऑयल एंड गैस में जो नॉन ऑयल एंड गैस उसको आप अलग कर लें। हमने उस वक्त जितना ऑयल एंड गैस काम था उसको हमने एक ब्रैकेट कर दिया था LMKT में, ठीक है, और वो आज भी यही है। कुछ अरसे हमने टी को तवज्जो नहीं दी क्योंकि आर पे सारी फोकस थी, तो कुछ अरसे वो डोमिनेंट रही, लेकिन कोई पिछले 5-8 साल से LMKT पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। वो मोस्टली LMKT looks after domestic business and LMKR is quite global। बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को जो एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है जो कि कोविड के बाद से मिली थी वो बहुत रेयर है, कि हम 30 साल पीछे रह गए थे और कोविड ने सब कुछ रोक दिया, सारी दुनिया को रोक दिया, छोटे मुल्क बड़े मुल्क सब। हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लीप फ्रॉग करें और वहाँ उनकी सफ में खड़े हो। अब ये कि अपनी जो मैक्रो लेवल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उनको करके और तवज्जो इस वक्त हम टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान को मैं आज भी कहता हूँ अगर कोई चीज़ ठीक कर सकती है तो खाली टेक्नोलॉजी, चाहे वो आपकी मैन पावर मैनेजमेंट है, चाहे आपकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, चाहे आपकी ट्रैफिक मैनेजमेंट है, सब चीज़ों का इलाज एक ही है कि अभी तक कोई दुनिया में शख्स इजाद नहीं हुआ जो कैमरा को ब्राइब कर सके। सो यू नो व्हाट आई मीन, कि वो उसके लिए हमें और मुल्कों से सीखना है। हमारे पास टर्की का एग्जांपल है, हमारे पास इंडोनेशिया का एग्जांपल है, हमारे पास UAE का एग्जांपल है जिन्होंने बहुत सक्सेसफुली डिप्लॉय। आपको कुछ चीज़ इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं, आपको प्रोसेस करना है और आपको उस प्रोसेस को डिप्लॉय करना है टू मेक। नाउ यू आर द पिलर ऑफ दिस प्रोसेस, जहां आप लोगों को तैयार कर रहे हैं जी। मज़ीद कितना वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तादाद में हम कम हैं, पोटेंशियल ज़्यादा है और जो चेंज ओवर हमारे यहाँ हो रहे हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी हो रही है, जो हालात वाक़ में, तो इससे कोई डिस्टॉर्शन या डिस्टर्बेंस तो महसूस नहीं होती आप जैसे लोग? नहीं, देखिए बात कैपेसिटी की है ना, कैपेसिटी ये है कि यहाँ पे एप्लीकेशन तो 400 आती हैं, हम लेते 20 हैं। अब मुझे खुशी ये होती है कि वो 20 में से भी जो है 20% सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जो बाकी हैं उनकी ग्रूमिंग हुई है। अगर 1000 प्रोफेशनल्स यहाँ से गुजरे हैं, भले वो यूनिकॉर्न नहीं बने या वो उनकी सक्सेसफुल नहीं रही कंपनी, लेकिन एक 6 मंथ की उनको बड़ी इंटेंस ट्रेनिंग मिली और उसी का हिस्सा जैसे इनसेट का प्रोग्राम है, वो आके आपको बिजनेस सिखाएंगे। यू नो, वो डिग्री वाला सिलसिला ख़त्म, अब स्किल डेवलपमेंट। हमने एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो बहुत अपनी रिक्वायरमेंट चेंज कर दी। आप अगर प्रूफ कर सकते हैं एक जॉब है और वो कर सकते हैं, बिकॉज अब यूट्यूब और बाकी जो चैनल्स हैं, लिंक्डइन के कोर्सेज वगैरह करके लोग ज़्यादा क्वालिफाई हो गए और वो जो अपने आप को खुद क्वालिफाई करते हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। ओके, और ज़्यादा एफर्ट भी करते हैं, तो वो इतना पैसे खर्च करके डिग्री लेके आके, और वो दोज थिंग्स आर चेंजिंग। अगर आप US के भी स्टैट्स देखें तो इस वक्त बड़ा रैपिड ड्रॉप है एनरोलमेंट में यूनिवर्सिटीज़ में। तो पीपल स्टिल फील के जो अब एम्प्लॉयमेंट है स्किल की, उनकी बेंचमार्किंग ज़्यादा है डिग्री प्रोग्राम से ज़्यादा। और दूसरा है कि टेक्नोलॉजी है सारी, हमें अब जेन ज़ी आ गई है, वो पाकिस्तान फॉर्चुनेट है। रईस साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। हमारे साथ मौजूद थे आतिफ रईस खान साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चेयरमैन भी हैं, और जो हमने इनसे इनिशिएट किया। अब चीज़ें हैं, कर रहे हैं, और इस तरीके के लोगों की और भी ज़रूरत है, क्योंकि इस होराइज़न को हमें बढ़ाना है, क्योंकि अब कन्वेंशनल मेथड से बिज़नेस के निकल के हमें इन मेथड्स पर आना है ताकि हम रीजनल और इंटरनेशनल प्लेयर से कम्पीट करें। हमारे लड़कों का जो प्रोडक्ट हैं वो एक्वायर भी हो रहे हैं,
आज हमने उनसे इंटरेक्ट किया और आपके सामने रखा है। तो किस हद तक टैलेंट यहाँ मौजूद है उसको मज़ीद इन्हांस करने की ज़रूरत है। पॉलिसी क्या मैटर्स रहते हैं वो हम सरकारी लोगों से भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा और किस तरीके से वो प्लान कर रहे हैं कि इसको मज़ीद इन्हांस किया जाए, जो विजन टू 2030 है या 2050 है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मौजूद हैं MQM के मरकज़ बहादराबाद में। हमारे साथ अमीनुल हक साहब मौजूद हैं। NIC के इवेंट में काफ़ी हमने स्टार्टअप्स के हवाले से देखी, लोगों से गुफ्तगू की और मुख्तलिफ डोमेन के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हमने सामने रखा है। 3 सालों में तो काफ़ी तगड़ा एक अदाद शुमार पे इम्पैक्ट पड़ा है। बिलियन ऑफ रुपीज़ की जो है इन्वेस्टमेंट भी है और लोग अर्न करना भी शुरू हो गए हैं। आज से तकरीबन 3 साल पहले जब मैंने वजारत संभाली थी तो लगभग 5 नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पाकिस्तान में काम कर रहे थे और ये तकरीबन 25-30 साल की कारकर्दगी थी। हमने क्या किया, मिनिस्टर ऑफ IT ने हमने इस पर काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल में 3 नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का इजाफा किया। एक हैदराबाद में हमने कायम किया सिंध यूनिवर्सिटी के ताबन से, मैंने हैदराबाद शहर में, और इसके साथ साथ हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े। हमने जब फैसलाबाद में कायम करने के तो पता लगा कि फैसलाबाद जब एग्रीकल्चर में बहुत आगे, तो हमने एग्रीकल्चर जैसे कहते हैं एग्रीटेक इंक्यूबेशन सेंटर फैसलाबाद में कायम किया। और 8वां जो हमने बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको याद होगा कि किसी ज़माने में रावलपिंडी में हमारा एयरपोर्ट हुआ करता था। हमने एयरफोर्स वालों से रिक्वेस्ट की कि आप इसका जो डिपार्चर लॉन्च है हमें दे दें। हमने उसे किस में कन्वर्ट किया, हमने उसे एरोस्पेस इंक्यूबेशन सेंटर में कन्वर्ट किया अब एयरफोर्स के ताउन के साथ। तो यस 8वां NIC जो है हमारा पिंडी में काम कर रहा है। हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आगे जा रहे हैं। लगभग इस पूरे अरसे के अंदर हमने 1500 स्टार्टअप को इंक्यूबेट किया। उसके अंदर 37% ख़वातीन थी। मेरा टारगेट क्या है, क्योंकि MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, मेरे इंतखाबी मंशूर का एक हिस्सा एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। हम NIC के जो PD थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनको ताकीद थे कि हर सूरत में ख़वातीन की तादाद बढ़ाकर 50% किया जाए। एडेप्टेबिलिटी हमारे यहाँ बिजनेस माइंडसेट में उस तरह से नहीं है। अब तो पूरी दुनिया का बिजनेस हो ही टेक के ऊपर रहा है। हाँ बिल्कुल जनाब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। मैंने जब वजारत संभाली तो आई टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, FB और स्टेट बैंक। उनका माइंडसेट क्या था कि आटा दाल चावल बेच के हम पैसे कमाएंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हें कन्विंस किया है, कम अज़ कम ये तीनों डिपार्टमेंट जिसके मैंने नाम लिया, टॉप लेवल जो ब्यूरोक्रेसी थी, उनको हम कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं कि अब ज़माना तब्दील हो चुका, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना। IT एक्सपोर्ट जब मैंने वजारत संभाली थी लेस देन $1 बिलियन था। IT एक्सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह $1 बिलियन से बढ़कर $2.6 बिलियन। हमें उम्मीद है कि अगले 3 से 5 सालों में IT एक्सपोर्ट को इंशाल्लाह 12 बिलियन से लेकर $15 बिलियन तक लेकर जाना है। ना ये तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जितनी यूथ की तादाद है पूरे मुल्क में, क्योंकि कुछ अदाद शुमार के हवाले से वहाँ डिस्कशन हुई जो कि अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी यूथ की तादाद से बहुत कम है। क्योंकि अर्बन एरियाज़ के अंदर तो चलें ठीक है, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, बड़ी तादाद रूरल एरियाज़ में है और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ है कि इन द फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर कुछ? देखिए जनाब, हमें इस बात का अंदाज़ा है कि बड़े शहरों में तो हमने NIC खोल दिया, इंक्यूबेशन सेंटर खोला हुआ है। छोटे शहरों में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम रहेगी, तो हमने उसका मुतबादिल निकाला। मुतबादिल क्या निकाला है कि हमने मेक श्योर किया है कि स्मार्टफोन जिसे कहते हैं इकनॉमिकल तरीके से सस्ते बुनियादों पर तमाम जगहों पर अवेलेबल रहे। और हमने टारगेट क्या किया, हमने टारगेट पाकिस्तान के 2nd टियर और 3rd टियर ऑफ द सिटी को किया। हमने कोशिश की कि वहाँ पे कनेक्टिविटी की सूरत हाल बेहतर की जाए, वहाँ पे ब्रॉडबैंड की सहूलतों को बेहतर से बेहतर किया जा सके। और इसी सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ IT ने थ्रू USF, जो हमारी एक सब्सिडी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सल सर्विसेज फंड, उसके तवस्सुस से हमने लगभग 83 न्यू प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 77 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से जैसे कहते हैं 3G 4G के टावर बनाए हैं, फाइबर ऑप्टिक बिछाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो 2nd टियर और 3rd टियर सिटी में जो लोग रहते हैं छोटे शहरों के अंदर, कम अज़ कम वो भी डिजिटल दुनिया से मुंसलक हो सकेंगे और फिर भी अपना कारोबार अपने घर में बैठकर, अपने इलाके में बैठकर, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठकर भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि 2021 में, बल्कि 2012-13 में यूट्यूब बंद कर दिया गया, फिर टिकटॉक को बंद, और पिछले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से टिकटॉक को बंद कर दिया गया, फिर ऑल ऑफ ए सडन आज से गालिबन 6 महीने पहले विकीपीडिया बंद कर दिया गया। हमने उसके ऊपर रिएक्ट किया, मिनिस्टर ऑफ IT ने,
पर अभी जो 9 मई का वाक़या आया, इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि शाम की 6 साढ़े 6 बजे मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ चीज़ें क्लोज़ होना शुरू हुई। हमने हर मौके पे एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया। हमारा क्या स्टैंड है? ऐसी किसी भी पाबंदी के ख़िलाफ़ है जिससे तरक्की का अमल रुकता हो। हम समझते हैं कि इंटरनेट की फैसिलिटीज़ को रोकना तरक्की के अमल को रोकने के मुतारिफ है। आप लाजमी तौर पर लोगों को डिसाइड होने दें, खुद करने दें कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। अमीन भाई बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब से हमने बात की सियासी सूरत हाल और स्पेशली जिस डोमेन के वो वज़ीर रहे हैं किस हद तक जो है वो पॉलिसी कंसिस्टेंट रहने की वो बात कर रहे हैं, वो हमने आपके सामने रखा। और इससे कबल जो सूरत हाल है टैलेंट मैनेजमेंट के हवाले से, एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से, किस हद तक लोग इस वक्त फुली इक्विप्ड होना चाहते हैं और बड़ी तादाद में इस मामले में आके अपना हिस्सा शुमार करना चाहते हैं। हम आवाज़ कैच के प्रोग्राम टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।